नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया तो नहीं है, लेकिन बहुत पुरानी भी नहीं है। प्रदेश है राजस्थान, जिला है भरतपुर। भरतपुर में एक थाने पर 31 मई 2022 को एक बाप पहुंचा थाने पर, और उसने ये बताया, हरिप्रसाद शर्मा उनका नाम था, और उसने ये बताया कि हमारा बेटा पवन शर्मा वो रात में, ऐसा लगता है पत्नी से झगड़े के कारण चला गया था, और तारीख थी 29 मई। हम लोगों ने वेट किया, 30 को भी नहीं आया, और आज 31 को भी नहीं आया। पत्नी ऐसा बताती है कि उससे किसी तरह का झगड़ा नहीं हुआ था। हमें आशंका है कि उसके साथ कोई दुर्घटना न हुई हो। बहरहाल पुलिस ने उसकी गुमशुदगी लिख ली। घरवाले बराबर थाने पर, पुलिस पर, अधिकारियों पर दबाव बनाते रहे। जांचकर्ता ने घर पर आकर जब सीडीआर उसने निकाली तो ये देखा कि उसकी अंतिम लोकेशन पवन की उसके घर पर ही थी, जहां उसकी पत्नी की लोकेशन रीमा की थी, जहां उसके मां बाप और एक बहन की लोकेशन थी। वहीं पर उसका लास्ट कॉल या लास्ट अटैच्ड जो आईडी थी वो वहीं की थी। जांचकर्ता अधिकारी ने कहा कि हमें उसकी पत्नी रीमा से पूछताछ करनी है। पूरा परिवार खड़ा हो गया कि नहीं, आप मेरी बहू से कोई पूछताछ नहीं करेंगे। मेरी बहू तब से कितना परेशान है। मेरी बहू इसके गायब होने के पीछे मेरे बहू का कोई हाथ नहीं हो सकता। जांच का हवाला देकर जांच अधिकारी ने, थाना प्रभारी ने, बाकी लोगों ने यही रिक्वेस्ट की, साहब हम लोगों को एक बार बात कर लेने दीजिए, हो सकता है हमें कोई क्लू मिल जाए। लेकिन घर वाले किसी कीमत पर राजी नहीं हुए। धीरे धीरे 4-5 महीने हो गए, ज्यादा ही हो गए, लेकिन पवन शर्मा का कोई पता नहीं लगा। भरतपुर के रहने वाले पवन शर्मा, जिनकी उम्र मैंने आपको बताया लगभग 37 साल थी, और उनकी शादी हुई थी 37 साल। उनकी शादी हुई थी रीमा से। रीमा कानपुर की रहने वाली थी और उम्र थी 23 साल। और जब उसकी शादी हुई थी 3 जून 2015 को, तो रीमा की उम्र सिर्फ 16 साल थी। राजस्थान में आप जानते हैं उम्र का बहुत ज़्यादा लिहाज नहीं, बल्कि बाल विवाह के लिए राजस्थान के बारे में बहुत बार कहा जा चुका है। बहरहाल पिता सबसे अधिक चिंतित था। इस बीच में मैं आपको बताऊं कि जब वो गायब हो गया और कुछ नहीं पता लग रहा था, तो रीमा ने, इसी बीच में रीमा का करवा चौथ का व्रत आया। रीमा ने करवा चौथ का पूरा व्रत किया। घर वालों को इसी आधार पर कि साहब देखिए, इसने करवा चौथ का व्रत रखा है बाकी महिलाओं के साथ, इसका हाथ कैसे हो सकता है, या इस पर शक क्यों कर रही है पुलिस। दिवाली आई, दिवाली भी उसने बड़े हर्षोल्लास से मनाया। और जब 29 मई 2022 को, जिस दिन से उसकी वो गायब हुआ था, उसके 3 दिन बाद इन लोगों की मैरिज एनिवर्सरी थी।
3 जून को। उसकी भी पूरी तैयारी कर ली थी। पवन ने अपनी बहनों को बुला लिया था, सब आ गई थी। और चूंकि पवन नहीं था उस समय, लेकिन वो मैरिज एनिवर्सरी के सारे इंतज़ाम करके गया था। मैरिज एनिवर्सरी हालांकि घर वालों ने सेलिब्रेट नहीं की। तभी अचानक एक दिन 16 अक्टूबर 2022 को पवन शर्मा के पिता हरि प्रसाद शर्मा, जो जैसे कह रहे हैं कि वो चूंकि इकलौता लड़का था, वो बदहवास हो गए थे। रात रात भर नहीं सोना और टहलते रहना, ये उनकी आदत में बन गया था। 16 अक्टूबर 2022 को रात में उनकी अचानक नींद खुली और वो बाहर टहलने लगे। तभी अचानक उनको कुछ आवाज सी अपनी बहू के कमरे से आ रही थी, रीमा से। लाइट भी, एक हल्की लाइट भी वहां की जल रही थी। आवाज के सहारे हरिप्रसाद शर्मा उस कमरे की खिड़की तक गए। खिड़की में झांक कर देखा, उनके होश उड़ गए। उनकी बहू एक व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक अवस्था में थी। व्यक्ति भी उन्हीं के गांव का भालेंदर था, भालेंदर उसका नाम था। और वो इतना परेशान हुए कि उन्होंने उस बहू के कमरे के गेट की या दरवाजे की सिटकनी बाहर से लगा दी। हल्ला मचाया। भागेंद्र चूंकि गांव का ही रहने वाला था, उसके परिवार वाले भी आ गए और 100 नंबर पर डायल करके हरिप्रसाद शर्मा ने पुलिस को बताया कि जल्दी से पुलिस भेज दीजिए, हमारे बेटे के गायब होने का पता अब लग जाएगा और मेरी बहू का ही इसमें हाथ निकलेगा। बहरहाल पुलिस तो पहले नहीं पहुंची, भागेंद्र का पूरा परिवार पहले पहुंच गया। उसने जबरदस्ती वो सिटकिनी खोलकर भागेंद्र को वहां से भगाकर या हटाकर अपने साथ ले गया। पुलिस आई और भागेंद्र ने जाते जाते ये धमकी भी दी पवन के पिता को, हरिप्रसाद शर्मा को, कि हमारे और रीमा के बीच में अगर आए तो जैसे तुम्हारे बेटे को मारा है तुमको भी मार डालूंगा। उसको जब छुड़ा के ले गए और उसके बाद पुलिस आई, ये बात हरिप्रसाद शर्मा ने पुलिस को बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था और ऐसा कह के वो भागेंद्र यहां से, उसके पूरे परिवार ने मिलकर उसको जबरदस्ती यहां से छुड़ाकर वो लोग ले गए हैं। थाना था चिकसाना। वहां के एसएचओ विनोद मीना को जब ये बात बताई गई तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं इनको बुलवाता हूं। विनोद मीना ने 20 नवंबर को पवन शर्मा और उनकी मृतक पवन शर्मा की पत्नी और भागेंद्र, इन दोनों को थाने पर बुलवाया। दोनों पुलिस को चकमा देते रहे। 7 घंटे तक सस्टेन्ड इंटरोगेशन के बाद यह पता लगा कि पत्नी और उसके प्रेमी भागेंद्र ने मिलकर पवन शर्मा की उसी रात हत्या कर दी थी। धीरे धीरे बातें खुलने लगी। खैर, अपने साथ उन्होंने दीप के भी होने की बात बताई। पुलिस ने दीप को भी गिरफ्तार किया। उनके बताए गए रास्ते, बताई गई जगह पर पुलिस ने उसकी लाश में सिर्फ हड्डियां बची थीं, उनको बरामद किया। फिर पूरा किस्सा उससे समझने की कोशिश की कि आखिर ऐसी क्या बात हुई थी कि इन लोगों ने इतने सलीके से या इतने आराम से या ऐसे
सीक्रेट प्लान बनाकर उसकी हत्या की कि 5 महीने तक पुलिस भी नहीं कुछ कर पाई। शादी 3 जून 2015 को हुई। शादी के बाद पवन दिल्ली में काम करने लगा और 4 साल तक पवन दिल्ली में रहा, रीमा गांव में रही। 2019 में पवन रीमा को दिल्ली ले आया। दोनों एक साथ रहने लगे। इस बीच में उनके 2 बच्चे भी हुए। उसी जगह काम करने वाली जगह पर जहां ये काम करते थे, वहां पर पवन के गांव का एक आदमी भागेंद्र भी रहता था। वो कभी कभार मिलने जुलने के लिए पवन के पास आता था, लेकिन पवन और रीमा के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी और नजदीकियां फिर ऐसी हो गईं कि जब पवन काम पे निकल जाता था तो रीमा भागेंद्र को अपने कमरे में बुला लेती थी। धीरे धीरे वो इतने नजदीक हो गए, उनके संबंध हो गए। भागेंद्र उसको महंगे महंगे गिफ्ट भी लाकर दिया करता था और पैसे खर्च करता था। इसी बीच में परिवार की स्थिति कुछ ऐसी हुई कि पवन ने वहां से नौकरी छोड़कर वापस गांव आकर रहने का फैसला किया। यह बात हुई 2021 में। पवन और रीमा दोनों भरतपुर के अपने उस गांव चिकसाना थाना क्षेत्र का गांव था, वहां आकर वो रहने लगे। जैसे ही ये लोग पहुंचे वहां अपने गांव, तो पवन और रीमा का मिलना जुलना बंद हो गया। रीमा ने बार बार उससे कहा कि तुम किसी बहाने से वहां काम छोड़ कर आओ। उसने कहा नहीं, हम काम वहां नहीं छोड़ पाएंगे, हमारा परिवार इसको अलाउ नहीं करेगा, हमारे परिवार की स्थिति दूसरी है, मेरा पैसा कमाकर घर लाना बहुत जरूरी है। इस पर रीमा ने एक प्लान बनाया। रीमा नींद की गोलियां बाजार से खरीद कर ले आई और जिस रात में भागेंद्र को दिल्ली से भरतपुर के चिकसाना आना होता था, उस दिन शाम को वो दूध में, चाय में, खाने में, जिसमें हिसाब किताब बैठ जाए, दांव लग जाए, नींद की गोलियां मिलाकर घर के जितने मेंबर्स हैं सबको पिला देती थी। रात बिरात ये दिल्ली से पहुंचता था, भागेंद्र कमरा खोल देती थी और उसी बेड पर जिस पर उसका पति पवन सो रहा होता था, नींद की गोलियों में बेसुध सो रहा होता था, उसी पलंग पर ये दोनों संबंध बनाते थे। उसके बाद वो वहां से चला जाता था। ये बात रीमा की छोटी बहन ने भी बताई कि वो महीनों से मेडिकल स्टोर जाती थी, लेकिन पूछने पर सर दर्द और पेट दर्द की दवाइयों का नाम लेती थी, लेकिन हम लोगों की समझ में आ रहा है कि ये नींद की गोलियां ले आती थी। उसकी बहन ने बताया कि जब जब मैं अपने मायके आती थी तो मेरी नींद सुबह 8 बजे के बाद खुलती थी। मेरी ही नहीं, मेरे पिताजी की, मेरे माताजी की, मेरे भाई की, सबकी नींद सुबह खुलती थी, जबकि ससुराल में ऐसा नहीं होता था। सभी लोग गांव में जैसे 4-5 बजे उठते हैं, 4-5 बजे उठ जाया करते थे। इसके बाद मेरे भाई ने वहां से लौटने के बाद कुछ शराब भी पीनी शुरू कर दी और मैंने अपनी आंखों से देखा कि कभी कभी मेरी भाभी रीमा भाई पवन को खुद शराब बनाकर पिलाती थी। घर वालों ने बताया कि पवन और रीमा में संबंध बहुत अच्छे थे। पवन रीमा को बहुत प्यार करता था और लॉकडाउन के समय में रीमा कानपुर गई थी
तब पवन भरतपुर से, दिल्ली से आकर करीब 350 किलोमीटर साइकिल चलाकर वो कानपुर आया और रीमा को, 2 बच्चों को साइकिल में बिठाकर पुनः दिल्ली, जहां वो काम करता था, वो ले गया। भरतपुर से, नॉट दिल्ली, भरतपुर जहां वो रहता था। और करीब करीब 350 किलोमीटर आने और पत्नी बच्चों को ले जाने में, रीमा और बच्चों को ले जाने में उसे 7 दिन लगे थे। घटना वाले दिन यानी 29 मई 2022 को जो घटना उसने बताई कि उस दिन भी सबको नींद वाली गोलियां खाने में खिलाकर सबको सुला दिया था। और इसने फोन किया था दिल्ली, भरतपुर से रीमा ने, और ये भागेंद्र को कहा कि आज चले आओ, आज हमें तुम्हारी जरूरत है। बहुत दिन से इन लोगों की मुलाकात नहीं हुई थी, तो भागेंद्र ने अपने साथ अपना एक दोस्त दीप बिठाया और करीब 200 किलोमीटर मोटरसाइकिल से भरतपुर पहुंच गया। दीप को थोड़ी देर के लिए बाहर रोक दिया कि तुम थोड़ी देर रुकना, हम अभी आते हैं। रूम यानी कमरा जो उनका शयन कक्ष था वो खुल गया और भागेंद्र भीतर चला गया। जैसा मैंने बताया, ये वहां संबंध बना ही रहे थे कि मेज के बगल में रखी हुई दूध की गिलास, हाथ पैर कहीं उस पे पड़ गया होगा, मेज पर, छोटी मेज थी, वो गिलास नीचे गिर गई। तेज आवाज हुई। बेहोशी की दवा यानी नींद की दवा खाने के बाद भी पवन की आंख खुल गई। पवन ने रीमा और भागेंद्र को जिस अवस्था में देखा, उसका नशा काफूर हो गया। उसने भागेंद्र का पैर पकड़कर खींचा और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन तब तक रीमा ने पवन का पैर खींच लिया और धक्का देकर उसके कब्जे से भागेंद्र को मुक्त करा दिया। भागेंद्र भाग कर गया, बाहर से दीप को भी ले आया और तीनों ने मिलकर, दीप, भागेंद्र और रीमा ने मिलकर गला दबाकर, और उसके बाद वो जो ग्लास थी, ग्लास एक तरफ थोड़ी सी वो होती है, शार्प होती है, उससे उसके चेहरे पे कई बार वार करके उसकी हत्या कर दी। कमरे के भीतर ये सब होता रहा, लेकिन चूंकि पूरा परिवार नींद की गोलियों से नशे में था, किसी को कुछ पता नहीं लगा। भागेंद्र और दीप ने एक चद्दर में लपेटकर पवन की लाश को वहां से 2 किलोमीटर दूरी नहर में ले गए। साथ में एक बोरी भी ले गए। बोरी के भीतर 15 किलो का एक पत्थर बांधकर लाश को, और बोरी को ऊपर से बांधकर लाश को नहर में फेंक दिया। और रात में करीब 2:30 बजे दीप और भागेंद्र मोटरसाइकिल से वापस दिल्ली के लिए वापस हो गए और सुबह 8 बजे ये दिल्ली अपने गंतव्य को पहुंच गए। इस बीच में पूरी रात, यानी ये वाकया होगा 11:30-12 बजे का, जब उसको मार के और नहर में फेंकवा दिया। 12:30 बजे से सुबह 6 बजे तक, जब तक 8 बजे तक, जब तक घर के लोग उठते, पूरे कमरे की अच्छी तरह से सफाई कर दी कि ब्लड का कोई निशान वहां पर न मिले। सुबह सुबह उठ के
बहुत ही कैजुअली रीमा ने घर वालों को ये बताया कि पता नहीं कहाँ उठ के सवेरे सवेरे चले गए हैं, बताया भी नहीं, और मोबाइल स्विच ऑफ है। जबकि रीमा ने उसका मोबाइल लेकर स्विच ऑफ करके लॉकर में रख दिया था, अलमारी के लॉकर में। पिता को यह बात पता लगी कि भाई वो सुबह सुबह कहीं निकल गया है। उनके दिमाग में आया कि हो सकता है पत्नी से कोई खटपट हुई हो, शाम तक लौट आएगा। शाम भी नहीं आया पवन, रात भी नहीं आया, अगले दिन दोपहर तक नहीं आया। तो 31 मई को पिता ने थाने पर, थाना मैंने आपको बताया था कि चिकसाने थाने पर जाकर उन्होंने अपने बेटे पवन शर्मा की गुमशुदगी लिखवा दी। इसी बीच में, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि करवा चौथ पड़ा और रीमा ने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखा। और कुछ दिन बाद परिवार में भी थोड़ी शांति हो गई कि ऐसा लगता है वो गुस्से में गया है, आएगा, कभी न कभी आ जाएगा। जब पुलिस के जो जांच अधिकारी जो गुमशुदगी की जांच कर रहे थे, उन्होंने रीमा से बात करने की कोशिश की, परिवार ने इसका हर स्तर पर विरोध किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे 4-5 महीने जब बीत गए, और उसने ये भी कहा था रीमा ने भागेंद्र से कि खबरदार इस बीच में फोन मत करना, हत्या के तुरंत बाद। और उसने फोन नहीं भी किया। 16 अक्टूबर को, जिस दिन मैं बता रहा हूं, उसने फोन करके भागेंद्र को बुलाया कि चले आओ, बहुत दिन हो गए हैं मिले हुए। भागेंद्र को भी लगा 5 महीने में पुलिस कुछ नहीं कर पाई, पुलिस पता भी नहीं लगा पाई, अब ये राज ही रहेगा, हमारे ऊपर या रीमा के ऊपर कोई आरोप नहीं लग सकता। और उसी दिन यानी 16 अक्टूबर की रात में ही पिता हरिप्रसाद शर्मा ने उस खिड़की के झरोखे से वो सब कुछ देख लिया जिस पर उनको विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद भागेंद्र भी चला गया और रीमा भी कानपुर चली गई। 30 अक्टूबर को जब पवन की बहन गांव आई तो रीमा के कमरे की अच्छी तरह तलाशी ली। एक रजाई में उसे खून बड़ी मात्रा में, रजाई के भीतर वो सब जैसे सोख लेता है वो, तो वैसा रजाई में उसे खून दिखाई दिया। उसने फौरन पुलिस को बुला लिया और उसने कहा कि ये देखिए खून का धब्बा इसी कमरे की एक रजाई में है और हमें पूरा शक है कि मेरी भाभी यानी रीमा ने ही इसकी हत्या करके यहीं कहीं पर उसने इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया। मैंने बताया कि 7 घंटे की सस्टेन इंट्रोगेशन के बाद जब उन लोगों ने पूरी बात बताई कि कैसे वो और दीप यानी भागेंद्र और दीप ये दोनों ही मोटरसाइकिल पर लेकर बोरी में उसकी लाश को रख के और 15 किलो का पत्थर डालकर उसमें डाल दिया था। पुलिस जेसीबी लेकर बताए हुए स्थान पर पहुंची। उन लोगों की निशानदेही पर बोरा निकल आया, लेकिन सिर्फ 17 हड्डियां मिल पाई। 6 महीने से मछलियों और कछुए पूरी मांस को पूरी तरह से खा गए थे। उसी बोरे में पवन की शर्ट, पर्स, अंडरवियर, ये सब चीजें मिल गई, जिससे ये पहचान हो गई कि ये लाश पवन शर्मा की है। पवन के दोनों बच्चे, 6 साल की बेटी और 4 साल का बेटा। बाद में एक टीम वहां उनसे पूछताछ करने गई, जो एनजीओ के लोग होते हैं, जानकारी चाहते हैं, सर्वे करते हैं, शोध करते हैं। बच्चों से पूछा गया कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तीनों लोग जेल में हैं, मैं बता दूं, रीमा भी, दीप भी और भागेंद्र भी। और बच्चों से पूछा गया
तो 4 साल की बच्ची ये बोली, माँ मेरी चुड़ैल बन गई, भूतनी बन गई, पापा को गर्दन दबाकर मार दिया। 6 साल का बेटा भी यही कहता रहा कि मेरी माँ भूत थी, उसने पापा को मार दिया। पिता भी ये कहते थे ठीक है, उसका संबंध था भागेंद्र से, उसको सब लोग भोला भोला कहते थे, गांव में, गांव का ही था। अगर उसका संबंध था, उसे प्रेम था, उसे प्यार था, तो बता देती, उसके साथ चली जाती। मेरा परिवार और खानदान क्यों उजाड़ दिया, मेरा तो इकलौता लड़का ही था। जैसा मैंने बताया कि शादी के समय पवन की उम्र 37 साल, रीमा की उम्र 35 साल पवन की उम्र थी, और 16 साल की उसकी पत्नी रीमा थी। 30 साल का पवन और 16 साल की रीमा। घटना वाले दिन पवन 37 साल का और रीमा 23 साल की थी, यानी 14 साल का अंतर था पति पत्नी के बीच में। चिकसाना पुलिस ने इस मर्डर केस की चार्जशीट सबमिट कर दी है, और एसएचओ जो चिकसाना के हैं उनका ये कहना है कि पर्याप्त, विनोद मीणा ने ये बताया है कि हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य मिल गए हैं। ह्यूमन ब्लड मौके पर मिल गया है, रजाई में मिल गया है, इसका शर्ट पैंट और वो हड्डियां जिसको डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजा गया है वो भी मिल गई हैं। समय और लोकेशन सीडीआर से उन दोनों की, दीप और भागेंद्र की, वहीं घटनास्थल पर मिल गई है, और उन्हें उम्मीद है कि हमने चार्जशीट सबमिट कर दी है, और इन्हीं एविडेंस के आधार पर जब ट्रायल होगा तो इन तीनों को कम से कम 10 साल आजीवन या आजीवन कारावास की सजा जरूर मिलेगी। मैं भी यही चाहता हूँ, मेरे मन में भी यही है कि इस तरह की महिला, इतनी दुस्साहसी महिला और उसके प्रेमी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। आज की घटना, 5 महीने तक पूरे परिवार को नींद की गोलियां खिलाकर, प्रेमी को घर बुलाकर, सोते हुए पति के साथ उसी बिस्तर पर हम बिस्तर होना, ये बहुत कलेजे का काम है। रीमा इतनी हिम्मती और फरेबी हो सकती है, इसका अंदाजा भी पवन के घर वालों को नहीं था। किसी की समझ से, सोच से या विजन से परे है ये बात कि गांव की एक महिला ऐसा भी कर सकती है। इसीलिए जब जब पुलिस ने रीमा से बात करनी चाहिए, तब तब पूरा परिवार चट्टान की तरह खड़ा हो गया और अड़ गया कि नहीं, हमारी बहू में कोई कमी नहीं है, पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक महिला जिसका पति उसी बिस्तर पर मौजूद है, प्रेमी के साथ उसी बिस्तर पर संबंध बना रही होगी। बिल्कुल समझ के परे है, विजन के परे है। ये जो हिम्मते मर्दा मददे खुदा, बड़ी फेमस सेइंग है, लोकोक्ति है, कह लें कि हिम्मती होता है मर्द, और खुदा भी जब उसकी मदद कर देता है तो फिर क्या पूछना है। लेकिन ये हिम्मते जनाना, इसके बारे में तो कोई लोकोक्ति या कोई मुहावरा ये तो नहीं सुना मैंने। उल्टा नारी का एक विश्लेषण जरूर किया जाता है साहित्य में, लेकिन ये उस तरह की बात नहीं है, ये हिम्मत की बात है। इस अपराध की जड़ में एक चीज और है जो मैं किस्सा कोई परिवार से शेयर करूंगा। वो ये कि पवन और रीमा में 14 वर्ष का अंतर था। हालांकि किसी कम उम्र की लड़की से शादी कर लेना या लड़की का ज्यादा उम्र के लड़के से शादी कर लेना,
ये किसी की व्यक्तिगत पसंद और नापसंद की बात है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन चूंकि ये अरेंज्ड मैरिज थी, इसलिए इसमें वो जो सामान्य समाज में जो सामाजिक नियम बने हैं उसमें उम्र का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सामान्य रूप से समाज में, कम से कम उत्तर भारत में जितना मैं जानता हूं, कि शादी के समय लड़के और लड़की के बीच में 3 साल का अंतर, ये परमिसिबल लिमिट इसको कहते हैं कि मैक्सिमम 3 साल का हो। ये भी कहते हैं कि लड़की छोटी हो लेकिन लड़का, और लड़की छोटी हो लेकिन एक भी दिन लड़के से बड़ी न हो। यानी उम्र में लड़के से बड़ी उम्र की लड़की की शादी चाहे वो एक दिन है, उसे बहुत अच्छी शादी नहीं माना जाता। और अगर उम्र का अंतर यानी लड़के से वो छोटी हो हर हाल में, लेकिन 3 साल का अंतर ये सामान्य अंतर माना जाता है। और यही रवायत आज भी ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण अंचल में, समाज में यही रवायत चलती है कि लड़की लड़के से एक दिन भी बड़ी न हो और 3 साल से ज़्यादा छोटी न हो। ये जिसको कहते हैं कि ये जनरल एक परसेप्शन है या जनरल बात है जिसको फॉलो लोग करते हैं। समाज विज्ञानियों ने जो शोध किया है लड़का लड़की की शादी की उम्र के बारे में, उनका यह कहना है कि अगर लड़के और लड़की के बीच में 1 साल या उससे कम का अंतर है तो ऐसी शादी के टूटने के चांसेस सिर्फ 3% हैं। मैं ये जो बता रहा हूं इसमें ध्यान रखिएगा कि लड़का बड़ा और लड़की छोटी और अंतर साल भर या उससे कम हो तो ये शादी के टूटने के चांसेस सिर्फ 3% हैं। अगर ये अंतर 5 साल का है तो शादी के टूटने के चांसेस 18% हैं। अगर लड़की 10 साल छोटी है लड़के से तो शादी के टूटने के जो चांसेस हैं वो 39% है, 39%। मिसमैच शादी इसको कहना शुरू कर देते हैं। और अगर लड़की लड़के से 20 वर्ष छोटी है तो शादी के टूटने के चांसेस 95% हैं, 95% हैं। इसलिए अरेंज्ड मैरिज में उम्र के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। कि लड़का और खानदान अच्छा है तो लड़का 10 साल भी बड़ा है तो चलेगा, ये बड़ी कॉमन सेइंग है। 10 साल भी बड़ा है, 8 साल भी बड़ा है, भाई लड़का फिर कहाँ मिलेगा, लड़का बहुत अच्छा है, परिवार बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा है तो चलेगा। हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा, वरना ऐसी मिसमैच शादियों का वही हश्र होगा जो आज की घटना में हुआ है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।